500 मिलियन का रहस्य, क्यों पूरी दुनिया दक्षिण अफ्रीका को धन दे रही है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रॉड बेस्ड ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नीति का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इन प्रस्तावों को नहीं देखा है और यदि कोई BYE कानून में संशोधन चाहता है तो उसे संसद में प्रस्ताव रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान BYI ढांचा अब भी आर्थिक असमानताओं को दूर करने का एक प्रमुख साधन है। कुछ हो रहा है जोहान्सबर्ग की परछाइयों में, शांत, योजनाबद्ध और उन लोगों के लिए अस्थिर करने वाला जिन्होंने कभी अफ्रीका की तथाकथित शक्ति पर कब्जा जमाया था। दक्षिण अफ्रीका ने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। $500 मिलियन की एक वित्तीय पहल जिसमें वैश्विक उधारदाता शर्तें तय करने नहीं बल्कि मानने के लिए कतार में हैं। यह दान नहीं, रणनीति है। क्योंकि जब अफ्रीका का सबसे औद्योगिक देश यह निर्णय लेता है कि अब वह किसी की शर्तों पर उधार नहीं लेगा, तो सवाल यह नहीं रहता कि कितना पैसा जुटाया गया, बल्कि यह कि कितनी सत्ताओं का साथ वापस ली गई। और यही बात दुनिया को असहज कर रही है। इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जब शक्ति अपना ऐलान नहीं करती, वह बस कमरे की व्यवस्था बदल देती है। दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ वह ऐसा ही एक क्षण है। कोई विस्फोट नहीं, कोई बड़ा भाषण नहीं, बस राष्ट्रीय कोषागार का एक शांत बयान। और दुनिया को अचानक एहसास हुआ कि व्यवस्था में कुछ मूलभूत रूप से बदल गया है। कोषागार ने पुष्टि की कि उसे $500 मिलियन की विदेशी मुद्रा फंडिंग पहल के लिए 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव मिले। पहली नज़र में यह एक सामान्य सरकारी पूंजी जुटाने की घोषणा लग सकती है, पर जो लोग वैश्विक वित्त की भाषा समझते हैं उनके लिए यह भूकंप था, क्योंकि यह कोई मजबूरी में किया गया ऋण अनुरोध नहीं था। यह एक खुला आमंत्रण था। दक्षिण अफ्रीका ने हाथ बढ़ाया और कर्जदाता पकड़ मजबूत करने के बजाय आगे झुक गए। इस शांत घोषणा के पीछे एक गहरी कहानी छिपी है। दशकों से अफ्रीका की आर्थिक पटकथाएं वाशिंगटन के बोर्डरूमों, पेरिस के मंत्रालयों और लंदन के ट्रेडिंग फ्लोरों में लिखी जाती थीं। लेकिन इस बार स्क्रिप्ट प्रिटोरिया में लिखी गई। $500 मिलियन का यह लक्ष्य केवल एक राशि नहीं था, यह एक संकेत था। संकेत कि अफ्रीका का सबसे औद्योगिक देश अब कमजोरी से बातचीत नहीं करेगा। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अब तरलता नहीं बल्कि कारा अधिकारम की परीक्षा ले रहा है। वह दुनिया को कह रहा है, अब हम प्रगति को इस बात से नहीं मापते कि आप हमें कितना उधार देते हैं, बल्कि इस बात से कि हम कैसे उधार लेते हैं। और यही बात सबको चौंका गई, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था फिलहाल नरम नहीं है। ब्याज दरें ऊंची हैं, ऋण बाजार तंग हैं और कई विकासशील देश ऋण संकटों से जूझ रहे हैं। फिर भी इसी माहौल में निवेशकों ने दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव में जोखिम नहीं, अवसर की देखा। क्यों? क्योंकि यह योजना तात्कालिक नहीं थी, यह संगठित रूप से तैयार की गई रणनीति थी। इसे महीनों पहले जुलाई 2025 में घोषित किया गया था। यह सुर्खियों के लिए नहीं थी, बल्कि यह बताने के लिए थी कि अफ्रीका अपनी दृष्टि स्वयं वित्त पोषित कर सकता है, IMF के गलियारों में झुककर नहीं। इस योजना के तहत दक्षिण अफ्रीका ने पारंपरिक बांडों की बजाय द्विपक्षीय ऋण, संरचित नोट्स और निजी निवेश जैसे नवाचार साधनों को चुना। मतलब यह कि वह केवल धन नहीं बल्कि नियंत्रण चाहता था। और यह नियंत्रण जितना सूक्ष्म है उतना ही ऐतिहासिक भी, क्योंकि इस बार नियम न्यूयॉर्क या लंदन में नहीं, जोहान्सबर्ग में तय हुए। और यही असली शक्ति है। वैश्विक वित्त की दुनिया में विश्वसनीयता ही मुद्रा होती है, और इस कदम ने दक्षिण अफ्रीका की विश्वसनीयता को उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं पहुंचा सकती थी। निवेशक अब देश की वित्तीय अनुशासन, औद्योगिक क्षमता और अन्य रणनीतिक परिपक्वता पर भरोसा कर रहे हैं। वे दया से नहीं, विश्वास से उधार दे रहे हैं। पर यह आत्मविश्वास रातों रात नहीं आया। यह वर्षों के संघर्षों से निकला है। आर्थिक गिरावट, बिजली संकट और सामाजिक उथल-पुथल के बीच गढ़ा गया आत्मबल। और यही वजह है कि यह पहल आश्चर्यजनक भी है और प्रेरणादायक भी। असल रहस्य यह नहीं कि इतने प्रस्ताव क्यों आए, बल्कि यह कि अब क्यों आए। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा क्या बदला कि दुनिया वहां निवेश के लिए लालायित हो गई? इसका उत्तर उस मॉडल की बनावट में छिपा है और उस शांत विद्रोह में जो इसमें समाया है। दशकों से अफ्रीकी देशों को बताया गया कि वैश्विक पूंजी पाने का सम्मानजनक रास्ता बस दो हैं, यूरोबॉन्ड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इस फॉर्मूले में एक ही ढांचा था, डॉलर में बांड जारी करो, डॉलर में ब्याज दो और पश्चिमी रेटिंग एजेंसियों की छाया में जियो। दक्षिण अफ्रीका ने यह फॉर्मूला उलट दिया। उसने कहा, हम कई रास्तों से पूंजी लेंगे,
द्विपक्षीय ऋण, निजी निवेश, पर्यावरण व सामाजिक लक्ष्यों से जुड़े उपकरण, हर सौदा बराबरी की शर्तों पर। यही है इस वित्तीय क्रांति की आत्मा। यह पश्चिमी पूंजी का विरोध नहीं, बल्कि किश उसकी शर्तों का अस्वीकार है। अब जो भी निवेश करेगा उसे दक्षिण अफ्रीका के विकास लक्ष्यों से जुड़ना होगा। लाभ चाहिए? ठीक है, लेकिन वह लाभ हमारे विकास की दिशा में काम करेगा, न कि आपकी राजनीतियों के लिए। यह विद्रोह नहीं, यह का विकास का नया दर्शन है। इस ढांचे ने निवेशक को मजबूर किया है कि वह उधार लेने वाले का सम्मान करे, और यही बात निवेशकों को आकर्षक लगी। वे अब किसी कमजोर अर्थव्यवस्था। जब दक्षिण अफ्रीका ने अपनी वित्तीय सोच को बदला, तो उसने केवल ध्यान आकर्षित नहीं किया, उसने गतियां पैदा कर दी। पूंजी की दुनिया धारणा पर चलती है, और धारणा नीतियों से कहीं तेज फैलती है। प्रिटोरिया की घोषणा के कुछ ही महीनों बाद लागोस से लेकर लुआंडा तक वित्तीय विश्लेषक एक सूक्ष्म बदलाव महसूस करने लगे। यह बदलाव आंकड़ों में नहीं दिखता था, लेकिन उसकी आवाज आत्मविश्वास में सुनाई देती थी, क्योंकि सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास संक्रामक होता है। जब अफ्रीका की सबसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था धन को उपकार की तरह नहीं, बल्कि वह समझौते की तरह देखना शुरू करती है, तो पूरे महाद्वीप की मानसिकता बदल जाती है। अब अन्य देश जो कभी गैर पारंपरिक वित्तीय रास्तों से डरते थे, वे अब सोचने लगे हैं, क्यों ना हम भी ऐसा करें। जो नियम कभी उधार का मतलब अधीनता बताते थे, वे अब अपरिवर्तनीय लगने लगे हैं। उदाहरण के लिए नाइजीरिया, अफ्रीका की पश्चिमी दिग्गज अर्थव्यवस्था, अभी 2 अरब 30 करोड़ डॉलर से अधिक के बाहरी ऋणों की मंजूरी ले रही है। साथ ही 500 मिलियन डॉलर के सॉवरेन सुकुक पर भी काम कर रही है, न कि सट्टेबाजी वाले मुनाफे पर। यह नकल नहीं है, यह कुछ समानता की सोच है। नाइजीरिया ने समझ लिया है कि अब जीवित रहने के लिए उधार नहीं, बल्कि निर्माण के लिए उधार का समय है। अंगोला भी अपना रुख बदल रहा है। उसने हाल ही में 1 अरब 75 करोड़ डॉलर की निजी पूंजी जुटाई, तेल रिफाइनरी परियोजनाओं के लिए, वह भी पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थाओं के बजाय सीधे बाजार के जरिए। यह सिर्फ वित्तीय निर्णय नहीं, बल्कि प्रतीक है। अफ्रीका अब पूंजी से सीधे बातें करना सीख रहा है, बिना किसी मध्यस्थ के, और यहीं से असली वित्तीय क्रांतियां शुरू होती है। ऐसी क्रांतियां समझौतों या शिखर सम्मेलनों से नहीं, बल्कि असफलता की नकल से शुरू होती हैं। दक्षिण अफ्रीका के मॉडल ने साबित किया कि विकल्प का अर्थ अस्थिरता नहीं होता, और बाकी अफ्रीका ने इसे नोटिस किया। जो निवेशक पहले पूरे महाद्वीप को एक ही लेबल, उभरता जोखिम, के तहत रखते थे, अब वे अंतर करने को मजबूर हैं, विश्लेषण करने को मजबूर हैं, और सबसे जरूरी, सम्मान करने को मजबूर हैं। यही असली परिवर्तन है। यह केवल धन के प्रवाह में नहीं। अफ्रीका हमेशा उस सूची के सबसे ऊपर रहता था, उच्च जोखिम। लेकिन जब वही पश्चिमी निवेशक दक्षिण अफ्रीका के नए मॉडल के तहत निवेश करने के लिए पंक्तिबद्ध हुए, तो वह पुराना अनुक्रम टूट गया। इसने वह दिखा दिया जो अफ्रीकी दशकों से जानते थे। जोखिम हमेशा आर्थिक नहीं होता, कभी कभी वह चक कथानक में छिपा होता है। प्रिटोरिया की सफलता ने केवल निवेश को आकर्षित नहीं किया, उसने एक अवधारणा को तोड़ा। उसने साबित किया कि जोखिम भूगोल का गुण नहीं है, बल्कि शासन की गुणवत्ता का परिणाम है। उसने दिखाया कि वित्तीय अनुशासन और राष्ट्रीय संप्रभुता साथ साथ चल सकते हैं। एक को पाने के लिए दूसरे को त्यागने की जरूरत नहीं। और यही विचार अब अफ्रीकी राजधानियों में गूंज रहा है, जहां नीति निर्माता चुपचाप अपने वैकल्पिक वित्तीय ढांचे तैयार कर रहे हैं। घाना में सलाहकार एक मिश्रित मॉडल पर काम कर रहे हैं, जहां सरकारी बांडों को पर्यावरण व सामाजिक लक्ष्यों से जोड़ा जा रहा है। केन्या में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बांड पर चर्चा तेज है, जो पश्चिमी मध्यस्थों को दरकिनार कर सीधे बाजार से जुड़ेंगे। यहां तक कि नामीबिया और बोत्सवाना जैसे छोटे देश भी ऐसी साझेदारियां तलाश रहे हैं, जहां निजी पूंजी और सार्वजनिक जवाबदेही एक साथ काम करें, ठीक उसी तरह जैसे दक्षिण अफ्रीका ने दिखाया। यह डोमिनो प्रभाव केवल वित्तीय नहीं, मानसिक भी है। हर नई सफलता अगली सफलता को संभव बनाती है। अब वे निवेशक जो कभी अफ्रीका से 9 या 10% ब्याज मांगते थे, वे अब महसूस कर रहे हैं कि महाद्वीप की परिपक्वता बढ़ रही है। धीरे धीरे एक नया संतुलन बन रहा है, जहां निर्भरता की जगह विविधता ले रही है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। दक्षिण अफ्रीका का यह कदम सिर्फ दुनिया की नजरें अफ्रीका पर नहीं बदल रहा, बल्कि अफ्रीका की नजरें खुद पर अब बदल रहा है। अब यह विचार गहराई से बस रहा है कि पूंजी बाजार औजार हैं, मालिक नहीं। वित्तीय रणनीति अब कमी से नहीं, दृष्टि से संचालित हो रही है। शायद इतिहास में पहली बार अफ्रीका आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर नहीं, बल्कि सशक्त साझेदारियों की ओर बढ़ रहा है। यह केवल धन जुटाने की कहानी नहीं, यह गरिमा पुनः प्राप्त करने की कहानी है। यह वह पल है जब अफ्रीका कह रहा है, हम भी वही नियम बनाएंगे जिन पर दुनिया चलती है।
Story with Tundrel.